हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा से में हम पढ़ रहे थे संकुल यौगिकों के स्थायित्व की के प्रिंसिपल्स के सिद्धांत। तो उसमें हमने इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल पढ़ा था। आज हम अब हम नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब पाई बंध बनने का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या है, पॉलिंग ने बताया कि लिगेंडों के द्वारा उपसहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप धातु परमाणु पर जो ऋणावेश एकत्रित होता है उसे कम करने का दूसरा उपाय जो है वो पाई बंध बनने का बताया, जिसे कि हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो कार्बोनिल जो समूह है उसमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो धातु परमाणु को देकर के एक सिग्मा बंध का उपसहसंयोजक सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, धातु परमाणु पर एक ऋणावेश एकत्रित हो जाता है। अब धातु परमाणु के भरे हुए डी कक्षक कार्बन के रिक्त एंटी बॉन्डिंग मतलब रिक्त विपरीत बंधी पी ऑर्बिटल्स के साथ अतिव्यापन करके और एक बैक पश्च पाई बंध बना लेते हैं, और इस प्रकार से निकल और कार्बन के मध्य एक द्विबंध बन जाता है। ठीक है, और उसकी जो पुष्टि है वो हम उनकी बंध दूरी के द्वारा कर सकते हैं, हो जाती है। ठीक है, तो निकल कार्बोनिल की जो जो संरचना है उसमें लगता है कि निकल परमाणु कार्बन परमाणु के साथ में पाई बंध बनाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक पाई बंध टूटकर उनके मध्य एक द्विबंध में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं होता है, क्योंकि निकल और कार्बन बंध बनने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के त्रिबंध में से एक बंध का टूटना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, इस बंध में एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कार्बन ऑक्सीजन के मध्य जो त्रिबंध के सामर्थ्य जो है वो घट जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर सिग्मा बंध जो है वो लिगेंड परमाणु के इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु की ओर जाते हैं, और पाई बंध के द्वारा धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन लिगेंड परमाणु की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार समस्त परमाणुओं पर विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। देखिए, स्पिन पेयर्ड मतलब चक्रण युग्मित संकुल, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स मतलब चक्रण मुक्त संकुल। तो धातु परमाणु या आयन संकरण में जिन कक्षकों का उपयोग करते हैं उसके अनुसार संकुल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अर्थात जो संकुल धातु आयन या परमाणु के भीतर के डी कक्षक N-1 डी कक्षकों के उपयोग से बनते हैं, मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिनमें होता है, उनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एवं इनमें डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, इसलिए इसे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो नाम दिया था नायोम ने, और जो ऑर्गल है उन्होंने इसका नामकरण लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रखा। इसके उदाहरण है, ये निम्न प्रकार से उदाहरण दिए हुए हैं, K3FeCN6, K4FeCN6, K3CONO2 का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl3, PTNH3 का होल 6 Cl4, ठीक है, CrNH3 का होल 6 Cl3, K3CrCN6। और जो संकुल बाहर के डी कक्षकों या ND कक्षकों का उपयोग करते हैं, जिसमें कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उससे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जो समानांतर चक्रण वाले होते हैं।
तो ऑर्गल ने इनका नाम जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा। इस प्रकार से इनके जो एग्जाम्पल हैं वो K3Fe(F6), CONH3 का होल 6 Cl2, FeH2O6 Cl2, CuNH3 होल 6 Cl, FeNH3 का होल 6 Cl2 और CuNH3 का होल 6 Cl2। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम जो संकुल यौगिक हैं उन संकुल यौगिकों की ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का गुण और उनकी ज्यामिति की व्याख्या किस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देकर के हम इस बात को समझेंगे कि K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेंट्रल मेटल एटम का वो कितना है, 6 है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो है ये संकुल यौगिक होगा क्या, ऑक्टाहेड्रल। और जो आयरन है इसमें, उस आयरन का जो उदासीन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको दर्शाया है। भी इसमें से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, जो आउटर मोस्ट लोअर एनर्जी है 4s से निकलेंगे। 4s से निकलेंगे तो 4s का ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ आयन का हो गया। अब जब इसमें Cn लिगेंड जो है वो धातु परमाणु के नज़दीक आता है तो उसकी उपस्थिति में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कि डी कक्षकों के में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। और ये जो युग्मन होता है वह हुंड के अधिकतम बहुलता का जो नियम है उसके विरुद्ध उसका युग्मन होता है। तो इसमें डी, जिससे कि dx² y² dz², 3D के जो कक्षक हैं वो रिक्त हो जाते हैं और 4s और 4p रिक्त कक्षकों के साथ मिलकर के dsp2 हाइब्रिडाइज्ड 6 संकरित कक्षक बना लेते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है और वो अष्टफलकीय आकार में 6 रिक्त संकरित कक्षक बनते हैं, प्राप्त होते हैं। अब 6 जो संकरित कक्षक हमें प्राप्त होते हैं उसमें 6 जो आयन है, कौन से, लिगेंड मतलब Cn आयन, वो अपने लोन पेयर जो है वो इन ऑर्बिटल्स को दे करके और उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और इस प्रकार से ये इसकी संरचना है, ज्यामिति है जो कि अष्टफलकीय है। FeCN6 4-, यहाँ पर मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये इसमें प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है इस संकुल में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल K3FeCN6। K3FeCN6 में ऑक्सीजन स्टेट जो है आयरन का वो कितना है, 3 है। तो इसमें जो है FeCN6 3- में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अयुग्मित अवस्था में पाया जाएगा। और अयुग्मित अवस्था में ये पाया जाएगा तो इसको जो है अयुग्मित अवस्था में इसमें पाया जाएगा। तो इसके अंदर वही ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होगी और इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से K3FeF6 मतलब पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट 3rd, तो इसमें पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट, इसमें आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +3 आयन जो है
वो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन 2 S से चले जाएंगे और एक D 3D में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। इसके बाद में इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जब लिगेंड इसके पास आता है तो इस लिगेंड जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उसको डोनेट करता है और उपसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल बनने चाहिए थे, 5 ही बने हुए हैं, 6 होने चाहिए थे। ठीक है ना, तो इसमें ये आप 6 कर लीजिएगा। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उच्च होता है और इसके ये पैरामैग्नेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड सेकेंड। तो कोबाल्ट जो है वो उसका 27 है एटॉमिक नंबर। तो इसमें 3D 4S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो कोबाल्ट जो सेकेंड आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है NH3 लिगेंड की उपस्थिति में और इसमें वही 6 हाइब्रिडाइज्ड D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं और उसमें जो NH3 लिगेंड हैं वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो संकरित कक्षों को देते हैं और उपसंयोजक यौगिक बनता है। ठीक है, अब इसमें देखिए 4D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके लिगेंडों की उपस्थिति में 4D कक्षक में चला जाता है, इसलिए ये एक प्रबल अपचायक की तरह भी होता है। इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है। नेक्स्ट हम देखिए अब इसमें नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है टेट्राएमीन निकल सल्फेट। तो इसमें निकल 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। चारों जो है टेट्राहेड्रल के कोणों पर होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल होगा और यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिज्म प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम टेट्रासाइनो न्यूक्लिएट सेकेंड। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि CN जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उसकी उपस्थिति में युग्मन होता है। युग्मन की वजह से इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है और ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करता है। यदि CN लिगेंड के बजाय यदि Cl लिगेंड हो, क्लोरो लिगेंड हो तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो पैरामैग्नेटिक होगा और उसकी संरचना जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। इसी प्रकार से पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट, तो इसमें CN लिगेंड की उपस्थिति के अंदर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो P कक्षक के अंदर रहेगा। ठीक है, तो यदि इसमें दो प्रकार का संकरण हो सकता है, DsP2 और sp3, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू से हम ये पाते हैं कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय आघूर्ण का मान एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है। तो पॉलिंग ने बताया कि इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके कारण इसमें वर्ग समतलीय संकुल बनता है और जो सतह में एक दूसरे के ऊपर उपस्थित हों तो उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चक्रण को कुछ उदासीन कर सकते हैं, जिसके कारण इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है, इसलिए इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस।
लगभग सभी संकुल धातुओं में संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त होते हैं। इसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं करती है। और किन किन चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाती है, जैसे धातु आयन आंतरिक कक्षक कब बनाएंगे या बाह्य बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएंगे, या चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या का नहीं की जा सकती। जो कॉम्प्लेक्स की जो ज्यामिति है वो विकृत होगी तो कैसे होगी। कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो दोनों में समान अपचायक गुण पाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उच्च ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं करती है। संकुल के जब बनते हैं, बनने में जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसकी मात्रात्मक व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार नहीं की जा सकती। तो ये आपका यूनिट कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।